नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सारे जहां से ऊंचा, जो कि एक मनोज की चित्र कथा है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है नादान, यदि तू मरना ही चाहता है तो आ, कहने के साथ ही साका ने म्यान से तलवार निकाल ली। ये क्या, मैंने तो सुना था साका बहादुरी का दूसरा नाम है। ओह, तो इसका मतलब तुम बहादुरी देखना और दिखाना चाहते हो। ठीक है, आज तो मेरे पास वक्त नहीं है, किंतु ठीक 10 दिनों बाद मैं तुझे अकेला यही मिलूंगा। तब तुम अपने सारे अरमान पूरे कर देना। ठीक है, यदि मर्द हो तो अपना वादा ना भूलना। और फिर ठीक 10वें दिन उसी जगह राका और साका आमने सामने थे। ए बंजारे देख, मैंने अपना वायदा पूरा किया, मैं आ गया हूँ। हाँ, मैं भी आज तुझे गिरफ्तार करवाकर अपने माथे पर लगा कलंक धो डालूंगा। मैं भी आज तुझे मारकर अपने मन की यह शंका दूर कर दूंगा कि कोई तुझे मारकर ये ना समझ ले कि उसने साका को मार लिया है। इसी के साथ दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे पर टूट पड़े। टन खच आ! साका ने वार तो किया राका पर, लेकिन खुद ही दर्द से बिलबिला उठा। एक क्षण के लिए राका आश्चर्य में डूबा दर्द से बिलबिलाते साका को देखता रहा। ये क्या, इसके वार से घायल तो मैं हुआ हूं, फिर दर्द से ये क्यों चीखा। किंतु अगले ही पल उसने साका पर वार कर दिया। खच आई! अब की बार वार राका ने साका पर किया और दर्द से चीख खुद ही पड़ा। पता नहीं ये क्या चक्कर है, चोट मेरे लगी है और दर्द इसके हुआ है, और जब चोट इसके लगती है तो दर्द मुझे होता है। भला ऐसा क्यों होता है। उन दोनों के प्रश्नों के उत्तर उन दोनों के पास नहीं थे, और ना ही वो दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार थे। अतः दोनों किसी जख्मी शेर की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। टन टन। इधर राजा शिव सिंह अपनी पत्नी रानी लाजवंती के साथ दिल बहलाने के उद्देश्य से शांतिवन की ओर गए। स्वामी, आपको याद है आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व यहीं कहीं स्वामी मोलानंद जी भोलेनाथ की 20 वर्ष की तपस्या के लिए समाधि ले चुके थे, जिनके पास हम अपने खोए हुए राजकुमारों के बारे में जानने आए थे। हाँ प्रिय, याद तो है, किंतु क्या अभी भी तुम्हारे मन में राजकुमारों के लिए कोई आस लिए बैठी हो। हाँ, शायद मैं माँ हूं ना, जब तक सांस रहेगी तब तक आस रहेगी। किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या मैं चाहती हूं कि जब इतनी दूर आई हूं तो क्यों ना एक बार स्वामी जी के दर्शन कर लूं। क्यों नहीं, अवश्य। फिर थोड़ी ही देर बाद राजा रानी शांतिवन में थे। आइए राजन, आपका स्वागत है। आप लोग बहुत ही शुभ घड़ी में आए हैं। आज ही स्वामी जी की 20 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई है। ये तो हमारा परम सौभाग्य है सज्जनों कि हम स्वामी जी के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। जब चेले उन्हें लेकर स्वामी जी के पास पहुंचे तो स्वामी जी ने मृदु मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आइए राजन, पधारिए। बड़े ही शुभ मौके पर आप लोग आए हैं। आखिर वर्षों से बिछड़ी संतान के मिलन का समय जो आ गया है। हम आपकी बातों का आशय नहीं समझे महाराज। कौन सी बातों का? क्या आप लोग जन्म के दूसरे दिन ही बिछड़े अपने राजकुमारों के विषय में जानने की इच्छा लिए मेरे पास नहीं आए हैं? स्वामी जी, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया कर आप मुझे मेरे बच्चों के विषय में बताएं। वो धीरज रखो देवी, धीरज, उधर देखो। टन। अगले ही पल राका और साका खून से लथपथ एक दूसरे के खून के प्यासे पेड़ों की आड़ से बाहर आए। साका खच आ, खच आ। कैसी माँ हो देवी, क्या अपने खून को नहीं पहचान पा रही हो, जो एक मूक दर्शक की तरह भाई के खून के प्यासे भाई को नहीं रोक रही। तभी एक क्षण के लिए आश्चर्य में डूबी रानी की चेतना को जैसे एक झटका सा लगा, और वो हिस्टीरियाई अंदाज में चीखती हुई उधर दौड़ पड़ी। नहीं, रुक जाओ मेरे बच्चों।
आप रानी माँ? बच्चों, ये तुम दोनों की सगी माँ है और ये तुम दोनों के पिता, और तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। क्या ये भी समझाने की जरूरत है? किंतु महात्मन, दोनों कुमारों को तो एक विचित्र सी शक्ति महल से उठा ले गई थी। क्या वो? राजन, वो विचित्र शक्ति तुम्हारे सौतेले भाई भैरव सिंह का मायावी गुलाम था, जिससे बदले की भावना के अंतर्गत भैरव सिंह और शमशेर सिंह ने तुम्हारे दोनों कुमारों को उठवा लिया था। लेकिन जब वो गुलाम इन कुमारों को लेकर आकाश मार्ग से भैरव सिंह के पास जा रहा था, तो उस समय आकाश पर मौजूद एक जादूगरनी के आक्रमण के फलस्वरूप एक राजकुमार उसके हाथ से छूटकर पीर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहे बंजारों की टोली के सरदार हारून के हाथ लग गया था, और दूसरे राजकुमार को भैरव सिंह के निर्देश पर शमशेर सिंह उर्फ झबरा डाकू के एक भयानक डाकू बना दिया गया। इसी के साथ स्वामी जी ने उन सबके सामने शुरू से लेकर अंत तक की घटना दोहराई। उनकी पूरी बात सुनकर राजा शिव सिंह को अतीत के वो दिन याद आ गए जब एक दिन राजा शिव सिंह के पिता महाराज कुशलपाल सिंह ने घोषणा की थी, चूंकि अब राजपाट चलाने की मेरी उम्र नहीं रही, अतः राजवंश के नियमानुसार मैं स्वयं कल अपने हाथों अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भैरव सिंह का राज तिलक करूंगा। महाराज की जय हो, राजकुमार भैरव सिंह की जय हो। और उसी शाम राजकुमार भैरव सिंह की पूरी मित्र मंडली राजमहल की छत पर थी। मुबारक हो कुंवर, कल से तुम सुंदर नगर के शासक होगे। इसी खुशी में आज जश्न हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु कुंवर, जश्न में सूरा सुंदरी दोनों का प्रबंध होना चाहिए। यार विजय सिंह, ये सूरा तो ठीक है, किंतु तभी बात करते करते एकाएक राजकुमार भैरव सिंह की नजर राजमहल से कुछ दूरी पर बने महामंत्री के महल की छत पर खड़ी महामंत्री दूत सिंह की बेटी लाजवंती पर पड़ी, और तो उसकी आंखें चमकने लगी। अगले पल, ठीक है विजय सिंह, आज की शाम तुम दोस्तों के नाम तुम लोग भी क्या याद करोगे? कुंवर भैरव सिंह जिंदाबाद। और फिर उस रात राजकुमार भैरव सिंह के आदमी महामंत्री दूता सिंह की बेटी का अपहरण करके ले आए, किंतु वे इस बात से बेखबर थे कि उन्हें लाजवंती को जबरदस्ती उठाते राजकुमार शिव सिंह ने देख लिया था और उनका पीछा किया था। ये क्या, ये लोग तो लाजवंती को कुंवर भैरव सिंह के कक्ष में लिए जा रहे हैं। तो क्या? अगले ही क्षण राजकुमार शिव सिंह ने अपने पिता राजा कुशलपाल सिंह को उस घटना की जानकारी दी, तो राजा कुशलपाल सिंह स्वयं महामंत्री और कुछ सैनिकों सहित भैरव सिंह के कमरे में पहुंचे। नीच पापी, अच्छा हुआ तेरा ये घिनौना रूप आज ही मेरे सामने आ गया, वरना तेरे जैसा दुष्ट परवर्ती का राजा प्रजा को तो सिर्फ दुख ही दे सकता था। क्षमा क्षमा पिताजी महाराज, क्षमा। खामोश नीच सैनिकों, ले जाओ इन दोनों भाइयों को इनके साथियों सहित। इन्हें अभी इस वक्त राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दो। अगर इनमें से कोई भी भूल से राज्य की सीमा में नजर आए तो तुम लोग इन्हें नहीं, इनके कटे हुए सिर मेरे सामने पेश करना। और फिर शीघ्र ही जब सैनिक भैरव सिंह एवं उसके साथियों को राज्य की सीमा से बाहर ले चलने के लिए कमरे से निकालने लगे। शाबाश राजकुमार शिव सिंह, तुमने लाजवंती की लाज बचाकर हमारे कुल को गौरवान्वित किया है। आजकल हम भैरव सिंह की जगह तुम्हारा राज तिलक करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। क्या? तो इसका मतलब ये सब किया धरा शिव सिंह का है? आखिर है तो सौतेला भाई, पर मैं भी इसे देख लूंगा। और आखिर जाते जाते भैरव सिंह से रहा ना गया। वो बोला, शिव सिंह, तूने मुझे बर्बाद किया है, मैं भी तुझे सुख की एक सांस ना लेने दूंगा। मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा। मैं खामोश गुस्ताख। सैनिकों, इसे फौरन मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए। फिर सैनिक भैरव सिंह, शमशेर सिंह और उसके साथियों को घसीटते हुए ले गए, और इस घटना के दूसरे दिन ही लाजवंती और शिव सिंह का विवाह शिव सिंह के राज तिलक के साथ ही संपन्न हो गया। कहाँ खो गए राजन? हाँ, कहीं नहीं महात्मन। और जब राका और साका को विश्वास हुआ तो दोनों राजा और रानी के ही पुत्र हैं, तो उनकी ओर बढ़े। माँ, मेरे बच्चों। फिर थोड़ी ही देर बाद जब राजा और रानी ने स्वामी मूलानंद से जाने की इजाज़त मांगी, नहीं राजन, तुम अभी इन दोनों कुमारों को यहाँ से लेकर मत जाओ। हम समझे नहीं महात्मन। राजन, अपने कुमारों के मिलने की खुशी में तुम शायद अपने उन शत्रुओं को नज़रअंदाज कर चुके हो
जिन्होंने 20 वर्ष तक इन्हें तुमसे दूर रखा। ऐसी बात नहीं है महात्मन, मैं अभी वापस राजभवन पहुंचते ही शमशेर सिंह उर्फ झबड़ा डाकू की गिरफ्तारी का हुक्म देता हूं। किंतु राजन, मैं देख रहा हूं अब स्थिति पहले से बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। यदि तुम लोग भी स्थिति की गंभीरता देखना चाहते हो तो मेरी आंखों में देखो। कुछ ना समझते हुए भी राजा रानी राका और साका स्वामी जी की आंखों में देखने लगे, जहां एकाएक शीतल घाटी की उस गुफा का दृश्य चमकने लगा जिसमें तांत्रिक भैरव सिंह 20 वर्ष से तपस्या कर रहा था। ओम महामाया भजाते। देखते देखते एकाएक महामाया की प्रतिमा सजी हो उठी। उठो वत्स भैरव, तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई। मांगो क्या मांगते हो। माँ आप, यदि अपने सेवक से आप सचमुच ही प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं सारे जहां से ऊंचा हो जाऊं और मुझे कोई जीत ना सके। ठीक है वत्स, ये लो धनुष बाण। इस इकलौते बाण से जब तुम चाहो अपने धरती एवं आकाश पर मौजूद सारे शत्रुओं को समाप्त कर सकते हो। तुम्हारे सारे शत्रुओं को समाप्त कर ये बाण फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा। इस तीर को तुम चाहे जितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो, किंतु ध्यान रहे कभी इस तीर का रुख जमीन की तरफ करके मत प्रयोग करना, वरना ये पाताल लोक जाकर कभी वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर अपनी बात समाप्त करके और धनुष बाण भैरव सिंह को पकड़ाने के बाद महामाया फिर से प्रतिमा में विलीन हो गई। महामाया से अनोखी शक्ति प्राप्त करने के बाद भैरव सिंह अपनी गुफा से बाहर निकला। अब होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। मैं यहाँ से सीधा शमशेर सिंह के अड्डे पर जाऊंगा और फिर राजा शिव सिंह और उसके पूरे परिवार को इस बाण से अनुरोध करके समाप्त करा दूंगा और स्वयं सुंदर नगर का राजा बन जाऊंगा। किंतु इस बाण का उपयोग करने से पहले मैं इसे एक बार प्रयोग करके तो देख लूं। फिर भैरव सिंह ने तीर कमान पर चढ़ाया और ए शक्ति, इस समय आकाश पर जितने भी परिंदे उड़ रहे हैं सबको समाप्त करके मेरे पास वापस आ जा। फिर आकाश की ओर लक्ष्य करके भैरव सिंह ने तीर चला दिया। अगले ही पल आकाश में विचरण कर रहे परिंदों को एक एक करके बीनता चला गया। अपनी कामयाबी पर भैरव सिंह अट्ठास कर उठा। अब तो तुम स्थिति की गंभीरता को समझ गए ना राजन। भद भद उफ। महात्मान, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया आप मेरे परिवार की इस मुसीबत से रक्षा का उपाय बताएं। राजन, इस मुसीबत से अपने परिवार को बचाने का उपाय स्वयं कुमार राका अपने बुद्धि के बल पर करेगा। वत्स राका, इससे पहले कि भैरव सिंह शमशेर सिंह के पास पहुंचकर महामाया की शक्ति को तुम्हारे परिवार पर प्रयोग करे, तुम्हें वहां पहुंचकर अपनी बुद्धि के बल पर उसे रोकना होगा, वरना फिर बिना विलंब किए राका साका से शमशेर सिंह उर्फ डाकू झबड़ा का पता पूछकर स्वयं राका का भेष धरकर काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। हे भगवान, मैं महामाया की प्रदान की भैरव सिंह की उस शक्ति से अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा किस तरह करूंगा। हे भगवान, मुझे ज्ञान दे। सोचते सोचते एकाएक कोई बात दिमाग में आते ही राका की आंखें चमकने लगी। यदि मैं किसी तरह भैरव सिंह को वो शक्ति धरती की तरफ लक्ष्य करके चलाने को बाध्य कर दूं तो वो शक्ति पाताल लोक जाकर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि महामाया ने भैरव सिंह को वो शक्ति देने से पहले कुछ ऐसे ही चेतावनी दी थी। सोचता हुआ राका जब झबरा डाकू के अड्डे पर पहुंचा तो भैरव सिंह वहां नहीं पहुंचा था। क्यों साका, तुम अभी तक कहाँ थे और तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? कुछ नहीं सरदार, यूं ही जंगल में एक शेर से भिड़ जाने के कारण। तभी अरे भैया आप। हाँ, मैं शमशेर, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें यह नकाब धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वर्षों की आराधना सफल हुई है। मैं सारे जहां से ऊंचा हो गया हूँ। मेरे पास अब महामाया की दी हुई ये विचित्र शक्ति है। इससे मैं चाहूँ तो पल भर में धरती आकाश पर मौजूद अपने सारे शत्रुओं को समाप्त कर दूं। और इसी के साथ भैरव सिंह ने उस शक्ति और उसके प्रयोग के बारे में वहां पर उपस्थित सब लोगों को बता दिया। जबकि पास ही खड़ा राका अपने दिमाग में उपजी एक शानदार योजना के कार्य रूप देने के उद्देश्य से पास ही खड़े एक पेड़ के पास गया और उसके 3-4 हरे पत्ते तोड़े और उन्हें लेकर वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां भैरव सिंह और शमशेर सिंह उस शक्ति के मिलने की खुशी मना रहे थे। मजा आ गया। मजा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा कुत्ते। फिर
सरदार, मुझे तो इस शक्ति के विशेषता के बारे में कतई विश्वास नहीं हो पा रहा। क्या मतलब? यदि आपकी बात सच है तो आप इस शक्ति के द्वारा सामने खड़े वृक्ष के प्रत्येक हरे पत्ते को बींध कर दिखाएं। हाँ भैया, मुझे भी इस बारे में उत्सुकता है। ठीक है, अभी लो। इसी के साथ भैरव सिंह ने तीर कमान में चढ़ाया और मन ही मन सारे हरे पत्ते को बींधने की कामना करते हुए तीर छोड़ दिया। इसी के बीच राका ने उसी वृक्ष से तोड़े हरे पत्ते जल्दी से अपने पैरों के नीचे दबा लिए थे। अगले ही क्षण वो तीर वृक्ष के एक एक पत्ते को बिंधता हुआ राका के उस पैर को लक्ष्य करके बढ़ा जिसके नीचे उसने उस वृक्ष के 3-4 पत्ते दबाए थे। फिर जैसे ही तीर राका के पैर के पास पहुंचा, राका ने बड़ी फुर्ती से पत्तों से पैर हटा लिए और तीर उन पत्तों को बीनता हुआ पृथ्वी के अंदर धंसता चला गया। अगले ही पल जैसे ही भैरव सिंह को अपनी हो चुकी क्षति का आभास हुआ, वो चौंक पड़ा। उफ, ये क्या? मेरी 20 वर्षों की आराधना का फल पल भर में ही नष्ट हो गया। तभी मूर्ख भैरव सिंह, तेरी शक्ति तो बेकार हो गई। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। दुष्ट पाजी, कौन है तू? बता, वरना जान से मार डालूंगा। भैरव सिंह, मैं तुम्हारे उसी शत्रु का बेटा हूँ जिसे परिवार सहित समाप्त करने के लिए तूने वर्षों आराधना करके वो शक्ति प्राप्त की थी जिसे मैंने नष्ट कर दिया। साका, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो हमारे भतीजे हो। शमशेर सिंह, मुझे सारी असलियत का पता चल चुका है। मैं तुम दोनों का भतीजा जरूर हूँ, पर पहले मैं राजा शिव सिंह का बेटा हूँ जिसे तूने उसके भाई सहित बचपन में ही उठवा लिया था। तो इसका मतलब तुझे सारी असलियत मालूम हो चुकी है। ददुआ, पकड़ लो इसे। देखते ही देखते डाकुओं ने राका को जकड़ दिया। मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा साका, और छोड़ूंगा तेरे बाकी परिवार को भी नहीं। पर पहले नहीं शमशेर, ठहरो। इस सपोले ने मेरी वर्षों की तपस्या को धूल में मिला दिया है। मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा, मैं इसका खून पी लूंगा, कहकर भैरव सिंह भयानक अंदाज में राका की ओर बढ़ा। किंतु तभी, रुक जाओ भैरव सिंह, तुम्हारा दुश्मन राका नहीं, मैं हूं, साका। एक क्षण के लिए राका और साका की एक सी सूरत को देखकर भैरव सिंह, शमशेर और उसके साथी आश्चर्यचकित रह गए। किंतु फिर, साका, तुम हो या ये? दुश्मन तो तुम दोनों ही हो। साथियों, पकड़ लो इसे भी। अगले ही पल कई डाकू साका की ओर बढ़े, किंतु साका ने अपना घोड़ा उन पर दौड़ा दिया। उफ! फिर खचा आई। फिर दोनों भाई बिजली बनकर भैरव सिंह एवं उनके साथियों पर टूट पड़े। टन टन खच। तभी राजा शिव सिंह भी कई सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। सैनिकों, पकड़ लो इन डाकुओं को। शीघ्र ही भैरव सिंह और शमशेर सिंह अपने साथियों सहित उस लड़ाई में मारे गए। खचाक खच। उसके बाद जब पहली बार राजकुमारों के रूप में राका और साका नगर में पहुंचे तो नगर निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजकुमार राका और साका की जय हो। फिर जब दोनों राजकुमार महल में पहुंचे तो रानी लाजवंती ने अपने बेटों को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चों, माँ। कुछ ही दिनों बाद राका का विवाह उसकी पुरानी साथिन छमिया बंजारन से हो गया और राजा ने अपना राजपाट भी राका को सौंप दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।